वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की। लंबी बीमारी के बाद पूर्व राष्ट्रपति का दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया। इन तमाम खबरों के अलावा देश दुनिया की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। 84 साल की उम्र में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा था। कल उनका स्वास्थ्य और खराब हो गया, जहां उनका फेफड़ों के संक्रमण का इलाज भी चल रहा था। वे लगातार गहरे कोमा में थे और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। उनके कोरोना संक्रमण से संक्रमित होने की पुष्टि भी हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जुलाई 2012 से जुलाई 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये खबर सुनकर उनके हृदय को आघात पहुंचा है। उन्होंने ट्वीट किया कि उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक जीवन में विराट कद हासिल करने वाले प्रणब दा ने भारत माता की सेवा एक संत की तरह की। देश के एक विलक्षण सपूत के चले जाने से समूचा राष्ट्र शोकाकुल है। असाधारण विवेक के धनी भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम था। 5 दशक के अपने शानदार सार्वजनिक जीवन में अनेक उच्च पदों पर आसीन रहते हुए भी वे सदैव जमीन से जुड़े रहे। अपने सौम्य और मिलनसार स्वभाव के कारण राजनीतिक क्षेत्र में वे सर्वप्रिय थे। भारत के प्रथम नागरिक के रूप में उन्होंने लोगों के साथ जुड़ने और राष्ट्रपति भवन से लोगों की निकटता बढ़ाने में सजग भूमिका निभाई। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के द्वार जनता के लिए खोल दिए। राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का प्रचलन समाप्त करने का उनका निर्णय ऐतिहासिक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन को राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति बताते हुए कहा कि देश ने एक दूरदृष्टा वरिष्ठ नेता खोया है। उन्होंने ट्वीट किया कि एक गांव से उठकर भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने अपनी क्षमता, कठिन परिश्रम, समर्पण और अनुशासन के सहारे देश के शीर्षस्थ पद को सुशोभित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश शोक में है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति का सम्मान देश के हर एक वर्ग में था। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है और दशकों तक चले अपने राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक मंत्रालयों में लंबे समय तक योगदान दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि 5 दशक से भी अधिक के अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। 5 दशक से भी अधिक अपने सार्वजनिक जीवनों में उन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की है। संसदीय व प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अनुभव बेजोड़ था, जो उनकी कार्यशैली में स्पष्ट परिलक्षित होता था। व्यक्तिगत संबंधों में राजनीतिक जुड़ाव को उन्होंने कभी बाधा नहीं बनने दिया। व्यक्तित्व की इसी खूबी के कारण वे जटिल विषयों में भी राजनीतिक सहमति बनाने में सफल हो पाते थे। उनका कुशल मार्गदर्शन देश में अनेक महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण हुआ, जो आज भी पथ प्रदर्शित करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक जताया। कई राजनेताओं और जानी मानी हस्तियों ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया। प्रणब जी हमारे देश के इतिहास में ऐसे एक राजनीतिक नेता थे
कि जो भूमिका उनको मिली वो कार्य उन्होंने कर्तव्य की भावना से बहुत अच्छे तरीके से किया। भारत की संसद में चाहे अर्थ मंत्री हो, वाणिज्य मंत्री हो, जो इस प्रकार से संसदीय कार्य के मंत्री हो, जो भी काम उनको मिला वो उन्होंने बेखूबी से निभाया। और इस देश के लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से उन्होंने उनके व्यक्तिमत्व में एक सर्वसमावेशकता थी और इसीलिए पूरे देश में उनको एक स्वीकार्यता भी थी। प्रणब मुखर्जी हमारे लिए गाइड एंड फिलोसोफर थे। देश ने एक महान सपूत खोया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश दुखी है। जिस तरह से अपने जीवन में उन्होंने अपनी भूमिका को सार्थक किया और एक बेहतर इंसान साबित किया, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक के भूमिका में ही पेश आए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी नहीं रहे, यह समाचार सुनकर अत्यधिक आघात लगा। प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति के रूप में भी एक आदर्श राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन किया। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में रहते हुए, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे फाइनेंस मंत्रालय हो, सब में उन्होंने ये निश्चित दिशा निर्धारित की, एक नया आयाम प्रदान किया। तकरीबन 5 दशक तक देश की सियासत को करिश्माई अंदाज से जीने वाले प्रणब दा के सफर में बहुत सारे अध्याय हैं। सांसद से देश के राष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले प्रणब मुखर्जी सभी राजनीतिक दलों के प्रिय थे और सब उनको सम्मान से प्रणब दा ही पुकारते थे। बंगाल की बीरभूम में जन्मे प्रणब मुखर्जी बचपन से ही विलक्षण और अपनी धुन में रमने वाले व्यक्ति थे। भारत रत्न से सुशोभित प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाली ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर हुआ था। इनके पिता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे और कांग्रेस के सदस्य भी थे। प्रणब मुखर्जी की शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा के लिए वो कलकत्ता आ गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्हें इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और कानून की डिग्री प्राप्त की। प्रणब मुखर्जी ने राजनीति में आने से पहले पढ़ाई पूरी करने के बाद कलकत्ता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट एंड टेलीग्राफ के कार्यालय में एक उच्च स्तरीय क्लर्क के रूप में नौकरी की। इसके बाद 1963 में वो विद्यानगर कॉलेज में लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर बने और वहां राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया। बाद में उन्होंने एक पत्रकार के रूप में देशर डाक के साथ भी काम किया। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन की 1969 में शुरुआत हुई। उन्होंने मिदनापुर उपचुनाव अभियान में हिस्सा लिया। उस समय देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया। अपनी मेहनत और लगन से प्रणब मुखर्जी ने बंगाल में कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करने की पहल की और इस वजह से 1969 में ही सिर्फ 35 साल की उम्र में वो राज्यसभा के सदस्य बन गए और इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। इस तरह से वो 5 बार राज्यसभा सदस्य रहे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के जुझारू नौजवान नेता और इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र नेता के तौर पर पहचाने जाने लगे। साल 1979 में वो राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता बने और 1980 में सदन के नेता नियुक्त किए गए। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रणब दा ने 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के रूप में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम किया। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अहम मोड़ आया जब वो कांग्रेस से बाहर हुए और 1986 में अपनी पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का गठन किया। हालांकि कांग्रेस से ये दूरी ज्यादा दिन तक नहीं रही और 1989 में अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में कर दोबारा पार्टी के लिए काम शुरू किया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया।
1995 में उन्हें कैबिनेट में शामिल करते हुए विदेश मंत्री बनाया गया। प्रणब मुखर्जी ने 2004 से 2012 तक संसद के निचले सदन के नेता के रूप में कार्य किया। उनके पास कई वर्षों का कूटनीतिक अनुभव भी है। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी 1980 के दशक से 2012 तक IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में शामिल रहे। 1982, 1983 और 1984 में कॉमनवेल्थ वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया और वो कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधान दल के मुखिया भी रहे। उन्होंने भारत सरकार के कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 2004 में UPA 1 के दौरान मनमोहन सिंह सरकार में प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री बनाए गए। 2006 से 2009 में प्रणब मुखर्जी दोबारा भारत के विदेश मंत्री बनाए गए। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए और साथ ही साथ असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु सप्लायर समूह के साथ भी हस्ताक्षर किए, जो बेहद महत्वपूर्ण कार्य था। प्रणब मुखर्जी 3 बार 1980, 1984 और फिर 1990 में भारत के वाणिज्य मंत्री बनाए गए। 2009 में प्रणब मुखर्जी भारत के दोबारा वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे। इस पद पर उन्होंने 2012 तक कार्य किया और 2009 से 2011 तक आम बजट पेश किया। इसके अलावा वो कई शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष और ट्रस्टी भी बने। 2012 में UPA सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नामित किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में PA संगमा को 70% वोटों से हराते हुए चुनाव जीता। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के पास आने वाली दया याचिकाओं में से 7 याचिकाओं को रद्द किया था, जिसमें आतंकवादी अजमल कसाब की फांसी की सजा को माफ करने की याचिका भी थी। प्रणब मुखर्जी एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उन्होंने 1969 में मिड टर्म पोल, 1984 में बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 1987 में ऑफ द ट्रैक, 1992 में सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस एवं चैलेंजेस बिफोर द नेशन और 2014 में द ड्रामेटिक डिकेड, द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स जैसी पुस्तकों का लेखन किया। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित प्रणब मुखर्जी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें 2008 में पद्म विभूषण शामिल था। 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। प्रणब मुखर्जी की अनेक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। साथ ही देश के लिए उनका अभूतपूर्व योगदान हमेशा याद किया जाएगा। संसद के आगामी सत्र के मद्देनजर आज राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने गृह, स्वास्थ्य और रक्षा सचिव के साथ बैठक की। बैठक में ICMR DG भी शामिल हुए। बैठक में सत्र से पहले संसद सदस्यों के स्वास्थ्य और यात्रा को लेकर तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सत्र के समापन के बाद जब संसद सदस्य अपने गृह राज्य जाएंगे तो उनको क्वारंटीन को लेकर कोई समस्या न आए, इसको लेकर गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बातचीत की जाएगी। राज्यसभा सभापति ने कहा कि सांसदों को अपने और अपने साथी सांसदों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कोविड-19 का टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा सांसदों के परिवार और निजी स्टाफ को भी कोविड-19 का टेस्ट कराने को कहा गया है। सचिवालय के स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों के अलावा मीडिया कर्मियों को भी टेस्ट कराना चाहिए ताकि सत्र के दौरान किसी भी तरह की समस्या न आए। टेस्ट की सारी तैयारियां ICMR करेगा। संसद भवन परिसर में श्रम संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 32वीं बैठक में आज उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव लीला नंदन से एजेंडे पर विचार विमर्श किया। भर्तहरि मेहताब की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधी समिति की बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली, जिसमें 12 सांसद मौजूद थे। समिति अप्रवासी मजदूरों, असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर जांच पड़ताल कर रही है। इसे लेकर समिति की ये तीसरी बैठक थी। इससे पहले समिति कौशल विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य और आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय से विचार विमर्श कर चुकी है।
समिति के समक्ष आज केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण को भी साक्ष्य देना था, लेकिन समिति की अनुमति से वो आज नहीं आए, लिहाजा उनका साक्ष्य आगे होगा। संसद की मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने आईआईटी दिल्ली का दौरा कर शिक्षा से संबंधित विभिन्न आधुनिक तकनीकों को जाना समझा। डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली समिति का ये लोकल स्टडी विजिट था। इसके तहत समिति ने कोविड-19 के दौरान शिक्षा, रोजगार सृजन और समाज की समस्याओं को सुलझाने में नवीन प्रौद्योगिकियों की संभावना की पड़ताल की। समिति ने इस बात को भी परखा कि ये तकनीकें शिक्षकों और छात्रों के लिए कितनी उपयोगी हैं। इस दौरान समिति ने आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर वी रामगोपाल राव और अन्य विशेषज्ञों से चर्चा की। समिति के समक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और कोबोटिक्स जैसे मुद्दों पर प्रस्तुतियां हुई। समिति के अध्यक्ष विनय पी सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि समिति तमाम पक्षों का अध्ययन कर रही है। सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के कारण ही ठीक होने वालों की दर बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। अगस्त महीने में बीते 8 दिनों में करीब 5 लाख लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 28 लाख के करीब पहुंच गई है और देश में रिकवरी रेट 76.63% हो गया है। बीते 24 घंटे में 60,000 से अधिक लोग इलाज कराकर ठीक हो चुके हैं। इस बीच 78,000 से अधिक नए मामले भी आए हैं और देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 36 लाख के पार पहुंच गई है। अब देश में संक्रमण के कुल मामलों की तुलना में केवल 21.60% ही सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 78,500 से ज्यादा नए केस आए हैं। अब तक देश में 36 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीते एक दिन में 60,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 27,74,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 7,81,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 971 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 64,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.78% है। रविवार को देश ने करीब 8.5 लाख कोरोना के टेस्ट किए गए। अब तक 4,23,00,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में रिकवरी रेट की रफ्तार देखें तो 5 अप्रैल में रिकवरी रेट 7.69% था, जो 3 मई तक 26.59% हो गया। 31 मई को देश में कोरोना से रिकवरी रेट 47.76% हो गया। 5 जुलाई को स्वस्थ होने की दर 60% से अधिक हो गई। 31 अगस्त को ठीक होने की दर 76.63% हो गई। अगस्त महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो 3 से 9 अगस्त के बीच 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आए और करीब 3.5 लाख लोग ठीक हुए। इस दौरान 6,000 से अधिक लोगों की इस वायरस से जान गई। इसके अगले 7 दिनों में 4 लाख से अधिक पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जबकि 3,84,000 से अधिक लोग ठीक हुए। वहीं 6,500 लोगों की मौत हुई। 17 से 23 अगस्त के बीच 4.5 लाख से अधिक नए मामले आए। इस अवधि में 4 लाख से अधिक लोग इलाज कराकर ठीक हुए, जबकि 6,621 लोगों की जान गई। 24 से 30 अगस्त के बीच 5 लाख से अधिक नए केस आए और 4,36,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं करीब 7,000 लोगों की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के 4 राज्यों में उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमों को तैनात करने का फैसला किया है। इन राज्यों में कोविड-19 मामलों की संख्या में अचानक तेजी आई है और उनमें से कुछ में उच्च मृत्यु दर भी है। इस बीच अनलॉक 4 की प्रक्रिया को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सप्ताह के आखिर में बाजार को बंद रखने की व्यवस्था खत्म की जा रही है। वहीं हरियाणा सरकार ने शहरी इलाकों के गैर संक्रमित क्षेत्रों में सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस ले लिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी में साप्ताहिक बाजारों का कामकाज परीक्षण आधार पर 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है। दिल्ली में 51 दिन बाद रविवार को 2,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 16,408 मामले आए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इन 5 राज्यों में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले भी पहचान में आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की रोकथाम के लिए कर्नाटक की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की है। Karnataka has done a remarkably good job
and I know that there are many good practices which have been used in Karnataka to fight COVID, which are worth emulating by others, and I have quoted them in number of meetings with other state health ministers also. It's a very, very happy occasion. सबसे कम कोरोना केस वाले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पर नजर डालें तो मिजोरम में सबसे कम 1000 से अधिक मामले आए हैं। यहां वायरस से एक भी मौत नहीं हुई। सिक्किम में 1627 मामले आए हैं और अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। दादरा और नागर हवेली और दमन दीव में 2340 केस आ चुके हैं। मेघालय और लद्दाख में 2000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इसी तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और नागालैंड में 3000 से अधिक केस आए हैं। अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में 4000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। चंडीगढ़ में 52 लोगों की मौत इस वायरस से हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी करीब 6000 केस आए हैं। चीनी सैनिकों की भड़काऊ हरकत के बाद भारत और चीन के बीच लद्दाख के चुशूल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता जारी है। सीमा विवाद को लेकर लगातार बातचीत के बाद चीनी सैनिकों ने फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है, जिसके चलते 29 से 30 अगस्त की रात को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में फिर झड़प हुई। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने पहले से बनी सहमति का उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय सेना ने पैगोंग झील क्षेत्र में चीनी सैनिकों को घुसने से रोका। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना बातचीत के जरिए शांति स्थापित करना चाहती है, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए भी उतनी ही संकल्पबद्ध है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है जिससे मसले को हल किया जा सके। पैगोंग का दक्षिणी किनारे पर मई महीने में तनाव शुरू हुआ था। तब से इस इलाके में सैनिकों की मौजूदगी खासी बढ़ गई है। कई दौर की बातचीत के बावजूद भी पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हो रहा है। भारतीय सेना का कहना है कि चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर सजा के रूप में ₹1 का सांकेतिक जुर्माना लगाया है। कोर्ट की अवमानना मामले में न्यायपालिका के खिलाफ 2 ट्वीट के लिए दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जुर्माने की राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उन्हें 3 महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी और 3 साल तक उनकी वकालत करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बाधित नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना होगा। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को इस मामले में दोषी ठहराते हुए कहा था कि इनके ट्वीट को जनहित में न्यायपालिका के कामकाज की स्वस्थ आलोचना नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या की तरफ से अदालत की अवमानना के मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह की याचिका पर यह फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि विजय माल्या ने कथित रूप से विभिन्न न्यायिक आदेशों का उल्लंघन कर ब्रिटिश कंपनी डियाजियो से प्राप्त 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के खातों में हस्तांतरित किए थे। कोर्ट ने इस मामले में विजय माल्या को दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ विजय माल्या ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 6ठी किस्त जारी कर दी है और इसके तहत निवेशक बॉन्ड के जरिए स्वर्ण में निवेश कर सकेंगे। निवेश के लिए 1 ग्राम सोने का भाव ₹5117 रखा गया है। जो निवेशक ये बॉन्ड ऑनलाइन खरीदेंगे उन्हें प्रति ग्राम ₹50 की छूट मिलेगी। इस बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 8 वर्षों की होगी। हालांकि 5 साल बाद निवेशक इसे बेच सकेंगे। इन गोल्ड बॉन्ड्स पर सालाना 2.5% का ब्याज भी दिया जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 4 सितंबर तक खरीदे जा सकेंगे। 8 सितंबर को ये बॉन्ड निवेशकों को जारी किए जाएंगे। ओणम का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ओणम पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी।
फसल कटाई का ये त्योहार लोकप्रिय राजा महाबली की वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राजा महाबली के स्वागत में प्रत्येक घर के प्रवेश द्वार रंगोली से सजाए जाते हैं। कोविड-19 को देखते हुए इस साल ओणम सादगी से मनाया जा रहा है। ओणम का पर्व सभी वर्गों और धर्मों के लोग मनाते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता और सद्भावना का प्रतीक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।